अगर तुम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में फुल मार्क्स चाहते हो, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हड़प्पा सभ्यता की इस रहस्यमयी दुनिया में एंट्री करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताता हूं। अगर आप सोचते हैं कि इतिहास मतलब सिर्फ तारीखें और नाम रट लेना, तो आज का वीडियो आपकी ये सोच पूरी तरह बदलने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता का। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये कोई साधारण चैप्टर नहीं है। ये कहानी है 5000 साल पुरानी एक ऐसी सभ्यता की जहां पक्की ईंटों के घर थे, शानदार ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब नालियां वगैरह एकदम बिल्कुल शानदार थी। वजन तौल का सही व्यवस्था थी और लोग फैशन में भी आगे थे, जैसे मनके, आभूषण, मोहरें वगैरह। आज हम इस वीडियो में 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाले वीवीआई पॉइंट्स की बात करने वाले हैं और हर सवाल का आसान प्लस याद रहने वाला एक्सप्लेनेशन, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पर रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात बता रहा हूं, हर एक चैप्टर का आपका मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, होम साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्लास 12th का मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर वैसे वीवीआई क्वेश्चन मैं लाने वाला हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता इससे बाहर आने वाले हैं। तो अगर जो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सबसे पहले आप लाइक कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। तो चलिए आगे की हम बात करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता, एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूं अपना लिखने वाला पैड। तो ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई? हाँ, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? तो मेरे बच्चों बताइए, आप लोग मेरे ज्ञानी बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? और आप लोग कमेंट करेंगे आंसर को, और फिर मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ये सारे आंसर आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का पहला आंसर कमेंट कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वैदिक सभ्यता नहीं है, गंगा घाटी सभ्यता नहीं है, नव पाषाण सभ्यता नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का विकास मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी रावी, झेलम, सतलज आदि के किनारे हुआ। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों ने ही ये नाम स्वीकार किया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सीधी सी बात है, किस वर्ष हुई थी? 1921 में। 1921 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता की वैज्ञानिक खुदाई हुई। इसी वर्ष इस प्राचीन सभ्यता की जानकारी संसार को मिली। यही आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। कौन? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधिकारी थे। उन्होंने 1921 में हड़प्पा की खुदाई कराई। 1922 में बाद में RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बताइए, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों की बस्ती। क्योंकि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो वहाँ बहुत सारे कंकाल तितर बितर मिले थे, एक के ऊपर एक ढेर मिला था, कंकालों का ढेर मिला था, इसलिए उसे मृतकों की बस्ती कहते हैं।
ठीक है, तो याद रखिएगा इसको मृतकों की बस्ती कहते हैं। स्थानीय सिंधी भाषा में मोहन का मतलब मृत होता है। क्या होता है? मोहन का मतलब मृत होता है। ठीक है, मोहन का मतलब मृत, और जो मोहन जोदड़ो है ना, तो जो का मतलब होता है स्थान। क्या होता है? स्थान। और दड़ो, दड़ो का मतलब होता है टीला। दड़ो का मतलब क्या होता है? टीला। इसलिए इसका अर्थ हुआ डेड मेंस माउंड, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं मृतकों की बस्ती। यानी मृतकों का टीला भी कहीं कहीं रहेगा ऑप्शन में, कभी कभी बस्ती की जगह टीला रहेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? चलो जल्दी से बताओ, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये तो बहुत इजी है। और क्यों सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी? नदियों से पानी, उपजाऊ मिट्टी और व्यापार मार्ग मिलता था। क्या क्या मिलता था? उपजाऊ मिट्टी मिलता था, ओहो, मिट्टी मिलता था, और क्या मिलता था? व्यापार का मार्ग मिलता था। इसी कारण प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित होती थी। तो वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का समय काल लगभग क्या माना जाता है? तो याद रखिएगा, याद रखने वाला है थोड़ा सा, 3300 से 1300 ईसा पूर्व माना जाता था। इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता की 3 चरणों में बांटा है। किस किस चरणों में बांटा? एक प्रारंभिक, जो प्रारंभिक है वो 3300 से 2600 ईसा पूर्व है। और दूसरा परिपक्व, परिपक्व का मतलब मिडिल एज में, यानी कि बीच में जो था वो 2600 से माना गया है 1900 में। ठीक है, और जो अंतिम काल माना गया हड़प्पा सभ्यता का, वो कब से कब माना गया है? 1900 से 1300 ईसा पूर्व माना गया है। तो 3 काल में इतिहासकारों ने बांटा है। तो इसलिए समय काल की जब हम बात करते हैं तो 3300 से 1300 यानी पूरा समय काल की बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर जो घुमा के पूछेगा प्रारंभिक, हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक समय काल क्या है, परिपक्व समय काल क्या है, और अंतिम समय काल क्या है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं आंसर। 7वां, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? बताइए, सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर योजना थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का नगर बहुत ही एडवांस था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, नालियां ढकी हुई रहती थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। सीधी सड़कें, पक्के मकान, ढकी हुई नालियां, ग्रिड प्रणाली, आधुनिक नगरों जैसी व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का आकार कैसा था? बताइए, ईंटों का आकार कैसा था? समान अनुपात वाली, समान अनुपात वाली। कभी कभी पूछता है कि ईंटों का अनुपात क्या था, यानी अनुपात क्या था? तो याद रखिएगा, वहां की जो ईंटों का अनुपात था वो 1:2:4 था। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना, 1:2:4 था। ये पूरे सभ्यता क्षेत्र में एक जैसा पाया गया है, यानी बिल्कुल एक जैसा ईंटें पाई गई है। इससे केंद्रीय प्रशासन का पता चलता है। केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है कि बिल्कुल एक रूल था कि इसके जैसा ही ईंट बनेगा, दूसरा साइज का ईंट आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? बताइए जल्दी से। कांसा, लोहा का जो परिचित हुआ था वो वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? वैदिक काल में हुआ था। और ये सब आधुनिक काल की बातें हैं। तो कांसा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो कांसा धातु से परिचित थे। कांसा किससे बनता है? कांसा जो होता है वो तांबा प्लस टीन से मिलाकर बनता है। याद रखिएगा, लोहे का ज्ञान नहीं था हड़प्पा सभ्यता के लोगों में, लोहे का ज्ञान नहीं था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला जाता है? याद रखना मेरे बच्चों, कांस युगीन, क्या बोलते हैं? कांस युगीन सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अगर जो आपने छोड़ा तो समझ लो नंबर खुद भाग गए।
एनसीईआरटी ने जिस लाइन पर जोर दिया है वही एग्जामिनर भी करेगा। इतिहास याद नहीं होता, समझा जाता है, और आज हम वही करेंगे। अगर जो आप लोग कमेंट करें तो इतिहास का मेन पॉइंट एकदम समझा के मैं एकदम डिटेल में भी बता सकता हूँ। बट एग्जामिनेशन नज़दीक है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूं आप लोगों के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन एक भी किसी भी सब्जेक्ट का आपका ना छूटे। जो 50 नंबर का आता, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं वैसे ही वीवीआई क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के नगरों को कितने भागों में बांटा गया था? बताओ, हड़प्पा सभ्यता के नगरों को कितने भागों में बांटा गया था? 1, 2, 3, 4, बताइए जल्दी से, आंसर करो कमेंट में। कितना? 2। कितने भागों में बांटा गया था? 2, याद रखना, ठीक है ना। और 2 कौन कौन से भाग थे? एक था हमारा, ये भी याद रखो, दुर्ग भाग, दुर्ग क्षेत्र। और ये जो दुर्ग क्षेत्र था ये ऊंचा था। क्या था? ऊंचा था। और यहाँ पे शासक वर्ग के लोग रहते थे, शासक वर्ग के लोग रहते थे। और एक तो हमारा दुर्ग क्षेत्र था, और दूसरा क्षेत्र कौन सा था हमारा? निचला नगर, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निचला नगर बोलते हैं। निचला नगर में कौन लोग रहते थे? आम जनता रहते थे। तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता के नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। दोहराओ मेरे साथ, दुर्ग क्षेत्र, निचला नगर, दुर्ग क्षेत्र, निचला नगर। निचला नगर से याद रखना आम लोगों के लिए, और जो दुर्ग क्षेत्र था वो ऊंचा शासक के लिए। दुर्ग का मतलब था कि एकदम ऊंचा बस्ती था, चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था। और निचला पार्ट था, वहाँ पे आम लोग रहते थे। यहाँ पे सिर्फ शासक लोग, राजा, राजों की रानियाँ, महारानियाँ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब यहाँ पे रहा करते थे। चलो, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? जल्दी से बताओ। सीधी सी बात, जब ये बहुत एडवांस था तो साधारण तो होगा नहीं। अनुपस्थित का मतलब ही नहीं, अविकसित का मतलब नहीं, क्या होगा? अत्यंत विकसित था। हर घर में नाली निकलती थी, नालियां सड़कों से जुड़ी थी। आज भी इसे विश्व की श्रेष्ठ प्रणाली माना जाता है। महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ रहता था महान स्नानागार। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई रहती थी, यहाँ सीढ़ियाँ बनी, जैसे स्विमिंग पूल होता है एकदम, बिल्कुल यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी और लोग यहाँ पे नहाते थे। महान स्नानागार, तो महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुई थी? बताइए जल्दी से। याद रखना, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। देखिए, स्नानागार दोनों से मिला है, स्नानागार दोनों से मिला है। किस किस से मिला है स्नानागार? बताओ। स्नानागार जो मिला है वो हड़प्पा से भी मिला है, हड़प्पा से भी मिला है, और मोहनजोदड़ो से भी मिला है। लेकिन यहाँ पे जो हड़प्पा से मिला है बहुत ही सिंपल, छोटा मिला है। लेकिन जहाँ पे महान स्नानागार की बात करेगा तो मोहनजोदड़ो आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चों? मोहनजोदड़ो आएगा महान स्नानागार में। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, चलिए, और कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का। बताइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। चलो, इसके पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए समझाता हूं, आप लोग समझ लो थोड़ा सा। एक था हमारा, समझ जाओगे ना तो कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हड़प्पा, और दूसरा था हमारा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा जो था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? जल्दी से बताओ। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी, सिंधु, ओह, सिंधु नदी के किनारे था। ध्यान से देखना, चीजों को कभी नहीं भूलोगे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, पहले हड़प्पा की बात करें। दूसरा, ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित था। कौन सा जिला? माउंट गोमरी जिला, गोमरी जिला, कहां? पाकिस्तान के,
पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिग्गट ने कहा था। तो ये पॉइंट छोड़ दो, आपके लिए जरूरी नहीं है। अब हम बताते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या मिला था। तो सबसे पहले याद रखना, यहां से क्या मिला था, कुम्हार की चाक। क्या मिला था, कुम्हार की चाक। कुम्हार की चाक होता है जहां पे हम लोग मटका वटका बनाते हैं, यहां से कुम्हार की चाक मिला था। श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास मिला था। और क्या मिला था, अन्नागार, अन्नागार जहां पे अनाज रखा जाता था। और क्या मिला था, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, ये मिला था। और क्या मिला था हमारा, लकड़ी की ओखली। जहां पे लकड़ी का बात आएगा ना तो यही हड़प्पा याद रखना है, लकड़ी की ओखली। और लकड़ी का ताबूत भी मिला था, लकड़ी का क्या मिला था, ताबूत भी मिला था। याद रखना, लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ताबूत, कहाँ, हड़प्पा। लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ताबूत, कहाँ, तो हड़प्पा। ऐसे याद रखो। और एक RH-37 कब्रिस्तान भी यहाँ पे मिला था, नाम ही था इसका RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान मिला था। और एक बहुत फेमस है, एक सींग वाला जानवर मिला था, एक सींग वाला जानवर यहाँ पे मिला था। और यहाँ पे क्या मिला था मेरे बच्चों, हाथी का कपाल, यानी हाथी का माथा, हाथी का कपाल मिला था, हाथी का कपाल मिला था। याद करने का ट्रिक बता दूंगा। और स्वास्तिक चिन्ह भी मिला था, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला था, यानी इस तरीके से स्वास्तिक चिन्ह होता था ना, तो स्वास्तिक चिन्ह भी मिला था। और चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा के लोगों ने किया था। याद रखना, क्या चीज, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हड़प्पा के लोगों ने किया था। मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज मिला था, याद करने का तरीका बताता हूं मैं। मोहनजोदड़ो में याद करना कि मान लो एक पुजारी हैं, एक पंडित जी हैं, क्या है भाई, पुजारी हैं। तो क्या मिला वहां पे, पुरोहित आवास मिला। क्या मिला, पुरोहित आवास मिला। देखो याद करने का तरीका, पुरोहित आवास का मतलब वहां पे पंडित जी रहते हैं। जब पंडित जी रहते हैं तो सबसे पहले जब वो सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो वो स्नानागार जाएंगे नहाने के लिए। तो क्या, कहाँ जाएंगे, स्नानागार जाएंगे, यानी नहाया, और नहाना, या कुआं। कुआं भी कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। याद रखना, यहाँ भी स्नानागार मिला था, लेकिन यहाँ की बात नहीं होती है, स्नानागार में मेन यहाँ की बात होती है। तो यहाँ विशाल स्नानागार मिला था। तो पंडित जी सुबह उठे, उन्होंने क्या किया, स्नान किया। उठते के साथ सबसे पहले क्या करेंगे, वो स्नान करेंगे। तो या तो स्नानागार में करेंगे, नहीं तो कुआं पे उन्होंने क्या किया, स्नान किया। कुआं पे स्नान करने के बाद वो सब फिर क्या पहनेंगे, कपड़ा पहनेंगे। तो सूती वस्त्र, सूती वस्त्र कहाँ मिला है भाई, तो मोहनजोदड़ो। तो उन्होंने कपड़ा पहना। कपड़ा पहनने के बाद जब कपड़ा उपड़ा पहन लेंगे तो तैयार होकर घर के बाहर निकलेंगे। तो घर के बाहर यानी सबसे चौड़ी सड़क, सबसे चौड़ी सड़क, यानी वो सड़क पे निकले। पंडित जी हैं भाई, तो सबसे चौड़ी सड़क पे निकलेंगे। उसके बाद जब सड़क से होते हुए वो कहाँ पहुंचे भाई, तो अपना सभागार पहुंचे। सभागार का मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं वहां पे वो पहुंचे। सभागार के बाद वो भगवान की पूजा करेंगे। तो पशुपति शिव, कहाँ पे, पशुपति शिव, यानी पशुपति शिव, ठीक है। तो पशुपति शिव यानी भगवान की वो क्या करेंगे, पूजा करेंगे। तो पशुपति शिव की पूजा उन्होंने किया। और उसके बाद फिर वो अन्नागार, एक याद ऐसे ही रखना, अन्नागार यहाँ मिला था। यहाँ भी अन्नागार मिला था, लेकिन यहाँ पे विशाल अन्नागार मिला था। क्या मिला था, विशाल अन्नागार। सबसे बड़ा अन्नागार तो मोहनजोदड़ो। अन्नागार तो फिर दोनों, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार तो मोहनजोदड़ो। और उसके बाद कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी। और ये भी याद रखना, यहाँ पे मिला था मातृ देवी की मूर्ति, यहाँ पे कांसे की नर्तकी। और तांबे का ढेर, तांबे का ढेर। याद रखना, पंडित जी भाई आवास में रहते हैं। सुबह उठ के उन्होंने नहाया तो स्नानागार, उसके बाद उन्होंने कपड़े पहने, सूती वस्त्र, फिर सबसे चौड़ी सड़क पे निकले, सभागार गए, उन्होंने पशुपति शिव की पूजा की। और उसके बाद अनाज उन्होंने क्या किया, बांटा अनाज सब लोगों में। उसके बाद उन्होंने क्या की, कांसे की नर्तकी उठाई और तांबे का ढेर से कुछ ढेर उठाया और फिर वापस वो आवास में आ गए।
तो इस हिसाब से मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज मिला है यहाँ से तुम लोग बच्चों याद रख सकते हो। हड़प्पा से क्या क्या चीज मिला है ये याद कर सकते हो, नोट लिख लो, ये मैंने ट्रिक बता दिया है। हड़प्पा वाला याद रखना, यहाँ पे ओखली, लकड़ी की ओखली, लोकड़ी की ताबूत, कब्रिस्तान, इस तरह एक सिंग वाला जानवर, जो इससे बच गया वो सब किस में आ जाएगा, हड़प्पा में आ जाएगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक से बता दिया, कभी भूलोगे नहीं, एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का नहीं बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन पढ़िए, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर प्रायः क्या अंकित होता था, बताइए जल्दी से, क्या अंकित होता था? तो याद रखना पशु आकृतियां अंकित होता था ठीक है ना। अब पशु आकृतियां में क्या क्या, तो बैल और गैंडा और हाथी और एक सींग वाला पशु, एक सींग वाला पशु, ये मोहरों पर अंकित होता था पशु आकृतियां में। हड़प्पा लिपि कैसी थी, जल्दी से बताओ। ये चित्र लिपि थी, उस पर चित्र बना हुआ रहता था, यही बैल, गेंडा, हाथी, ठीक है ना। तब तक पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन चित्र लिपि सिर्फ रहती थी, लेकिन वहां पे पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा लिपि को अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? अभी देखिए फिर वही बात आ गया, हड़प्पा लिपि को अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्योंकि वो द्विभाषी लेख नहीं मिला है, क्योंकि जैसा भी वो लेख है, ये वाला आंसर होगा, द्विभाषी लेख न मिलने के कारण, क्योंकि उनका जो भाषा है वो भाषा अभी तक किसी ने पता नहीं लगा सका है। मिस्र में रोसेटा स्टोन मिला था, कौन सा स्टोन? रोसेटा स्टोन कहां मिला था भाई? तो मिस्र में मिला था। कहां मिला था? मिस्र में मिला था ठीक है। लेकिन हड़प्पा में ऐसा कोई भी लेख नहीं मिला है, वहां तो मिल गया है मिस्र में, लेकिन हड़प्पा में कोई भी लेख ही नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस व्यवसाय से जुड़े थे? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कृषि, शिकार, मछली पकड़ना, खनन। तो वो कृषि से जुड़े थे, और किस किस चीज की कृषि होती थी? तो ये भी याद रखना आप लोग, गेहूं, जौ और कपास उगाए जाते थे। सबसे पहले कपास कहाँ के लोगों ने उगाया था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उगाया था। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित है। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। यह समुद्री व्यापार का केंद्र भी था। ये समुद्री व्यापार का एक केंद्र था। कौन? लोथल। और ये कहाँ पड़ता था? गुजरात में लोथल पड़ता था, ठीक है। तो ये सब आप बात याद रखिएगा। लोथल कहाँ पड़ता था? गुजरात में पड़ता था। याद कर लो, कहाँ पड़ता था? गुजरात में पड़ता था, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। ये याद रखना है। गुजरात के अहमदाबाद के पास पड़ता है ये, गुजरात के अहमदाबाद के पास भोगवा नदी के किनारे लोथल पड़ता है। और क्या मैं बता दूं, यहाँ लोथल में एक चीज और मिला था, युगल सवादान, जोड़े में लाश मिली थी, जोड़े में लाश दफनाया हुआ मिला था। कहाँ? लोथल में। हड़प्पा सभ्यता में मनके किस पदार्थ से बनाए जाते थे? मनके का मतलब घड़ा वगैरह जो था वो किस पदार्थ से बनाए जाते थे? तो याद रखते हैं, वो पत्थर से बनाए जाते थे। मनके पत्थर, शंख, फाइनेंस से बनते थे। ये आभूषण के रूप में, सॉरी मैं बोल रहा था वो मनके, मनके यानी ये आभूषण के रूप में प्रयोग होते थे। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को कैसे दफनाया जाता था? तो कब्रों में। किसमें? कब्रों में। अग्नि संस्कार नहीं होता था, खुले में नहीं, जल समाधि नहीं, वहां कब्रों में दफनाया जाता था। शवों को साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी रखी जाती थी कब्र में, यानी कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, और कुछ जानवर वगैरह भी उसके साथ दफना दिए जाते थे। इससे परलोक विश्वास का पता चलता है कि लोग सोचते थे कि वो परलोक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, तो हम लोग यहीं से सारी चीजें दे देते हैं। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था?
बताइए, वस्तु विनियम, वहां ना तो सिक्का चलता था, सोना चांदी। वस्तु विनियम का मतलब है एक चीज हम खरीद रहे हैं तो उसके बदले दूसरी चीज हमने दे दिया। मान लो हमें चप्पल खरीदना है तो उसके बदले हमने चावल दे दिया, गेहूं दे दिया, तो इसको बोलते हैं वस्तु विनियम। सिक्के नहीं थी, वस्तुएं के बदले वस्तुएं दी जाती थी। समझ रहे हो तुम लोग बच्चा? समझो, अटेंशन मत लो, सब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? बताओ जल्दी से अब मेरे को। तो सबसे बड़ा नगर क्या था? मोहनजोदड़ो था, ठीक है ना। और राखी घड़ी आता है, राखी घड़ी सबसे बड़ा माना गया है, ठीक है ना। जो यहाँ पड़ता है, क्या नाम है, सिंध पाकिस्तान, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा सुव्यवस्थित नगर था। यहाँ विशाल स्नानागार, अनाज भंडार, पक्की सड़कें और मजबूत भवन मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र था मोहनजोदड़ो में। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? बताओ जल्दी से। कालीबंगा तो सबसे पहले कहाँ है? राजस्थान। कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान में। और किस नदी के किनारे? घग्घर नदी। ग घ घ घ घ घ घ घ घर नदी। घघरा नदी नहीं रे, घग्घर नदी, घघरा नदी बोलता है। घग्घर नदी, ठीक है ना। कालीबंगा राजस्थान घग्घर नदी के तट पर बसा था। घग्घर का कोई इतिहासकार, घग्घर का पुराना नाम सरस्वती नदी था। सरस्वती नदी को ही घग्घर नदी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है तुम लोग। हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडारण के लिए क्या प्रयोग होता था? बताइए। तो गोदाम, किसका यूज होता था? गोदाम। गोदाम, कहीं कहीं ग्रेनरी भी लिखा रहेगा बच्चा, याद रखना, ग्रेनरी। ग्रेनरी को भी गोदाम, पुराने जमाने में गोदाम को ग्रेनरी कहा जाता था, तो कहीं कहीं ग्रेनरी लिखा आएगा। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन की प्रमुख पशु कौन था? तो बताओ जल्दी से। पशु बैल, याद रखो, पशु क्या था हमारा? बैल था। बैल कृषि कार्यों जैसे हल चलाने, गाड़ी खींचने में प्रयोग होता था। मुहरों पर भी बैल की आकृति सबसे अधिक मिला है। इससे बैल का आर्थिक महत्व सिद्ध होता है कि उस समय बैल का आर्थिक महत्व सिद्ध होगा। जब मैं बचपन में था तो मेरे घर के बाहर भी 2 बैल बंधा हुआ रहता था, याद है, दादाजी उसको ले जाते थे, खेत वेती होता था तो 2 बैल। तो पहले बैल लोग हर एक घर में रखते थे, क्योंकि खेती में जो हल जोतने की वो चीजें होती थी वो बैल से ही होता था। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? अब बताओ मुझे। हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण, कोई फिक्स नहीं माना गया है। लोग सोचते हैं विदेशी आक्रमण हुआ होगा, प्राकृतिक आपदा, सबसे ज्यादा ये माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा आई होगी। अगर जो ऑप्शन में कुछ न मिले तो ये जरूर टिक मारना। महामारी भी हो सकती है, इसलिए उपरोक्त सभी टिक मारो। अब यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2026 का गेस किया हुआ क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होगी, ठीक है, सुनना ध्यान से। धौलावीरा की विशेष पहचान क्या है? बताओ जल्दी से। धौलावीरा की विशेष पहचान क्या है? जल संरक्षण प्रणाली। धौलावीरा में सबसे ज्यादा ये था, जल संरक्षण प्रणाली। देखो, धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। में वर्षा जल संग्रह की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। बड़े बड़े टैंक, जलाशय और नहरें बनाई गई थी। यह हड़प्पा सभ्यता की वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है कि वहाँ वैज्ञानिक सोच भी होता था। हड़प्पा सभ्यता में बाट और माप किससे बने होते थे? बाट और माप यानी कि जो बटकारा केजी का होता है ना, 1 किलो 2 किलो 200 ग्राम 300 ग्राम, वो किससे बने होते थे? बताओ। ये जो होते थे वो पत्थर से बने होते थे। सबसे छोटा बाट जो मिला था वो 16 केजी का मिला था। सबसे छोटा बाट 16 केजी का मिला था, ठीक है ना। बाट और माप पत्थर के बने होते थे और पूरे क्षेत्र में एक जैसे होते थे। इससे व्यापार में ईमानदारी और मानकीकरण का पता चलता है कि हाँ, वहाँ पे ईमानदारी होता था। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों का उपयोग किस लिए होता था? वहाँ मुहरों किस लिए उपयोग करते थे? तो वो व्यापार के लिए मुहरों का उपयोग होता था। मुहरों का प्रयोग सामान की पहचान, स्वामित्व व व्यापारिक लेन देन में होता था। कुछ मुहरें मेसोपोटामिया से भी मिली है, जिससे विदेशी व्यापार सिद्ध होता है। यानी हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली है, जिससे पता चलता था कि हड़प्पा का जो बिजनेस है वो यहाँ से भी होता था।
बस ज़्यादा नहीं बच रहा है, धैर्य बनाए रखिए, इतना कर लो, इस चैप्टर से भूल जाओ, ऑब्जेक्टिव तुमको रटने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे बताओ? पक्की ईंट से। किससे बनाए जाते थे? पक्की ईंट से। घरों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। घरों के आंगन, स्नान घर और नालियां व्यवस्था थी। आम और अमीर दोनों के घर योजनाबद्ध थे, यानी अमीर लोग हो या आम लोग हो, दोनों के घर पक्की ईंट से ही बनाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक पाए जाने वाले पशु कौन है? फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, गाय और बैल सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पशु थे। कृषि आधारित समाज होने के कारण गाय और बैल का महत्व अधिक था। इसके अवशेष और चित्र सबसे अधिक हमें मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता में के नगरों की सब सड़कों की बनावट कैसी थी? क्या टेढ़ी मेढ़ी थी? टेढ़ी मेढ़ी सड़क एक ही जगह मिली है, बनवाली। कहाँ मिली है? बनवाली। याद रखना, ये पड़ता है तुम्हारा हरियाणा में। इसको बनवाली या बनावली भी कहते हैं। तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें पूरे हड़प्पा सभ्यता में एक ही जगह मिली है, बाकी सब जगह अच्छी सड़कें मिली है, यानी एक दूसरे को क्या काटती हुई थी। ठीक है, ये याद रखना। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे बताइए? किस फसल की? गेहूं भी, जौ भी और कपास, पीछे मैंने बताया है, यानी उपरोक्त सभी की खेती करते थे। कपास उगाने वाली या विश्व की पहली सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता कपास उगाने वाले विश्व की पहली सभ्यता मानी जाती है, याद रखना। तो गेहूं, जौ और कपास। हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमाण अब कहाँ मिला है बताओ? सब माने कपास की खेती का प्रमाण कहाँ मिला है? तो कपास की खेती का प्रमाण मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमाण कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो से कपास के अवशेष मिले हैं। यूनानियों ने भारत को सिंधोन कपास भूमि कहा है। कपास भूमि किसने कहा है? यूनानियों ने। कपास भूमि का दूसरा नाम भी याद रखो, कभी कभी पूछता है, इसको सिंधोन कहते हैं। सिंधोन, सिंधु में रहने वाले लोग, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग कपास उगाते थे, इसलिए इसे सिंधोन भी कहा गया है कपास भूमि को। और यूनानियों ने कहा था सिंधोन। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यता किस पर आधारित है? वो क्या करते थे? मंदिर पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। वो क्या करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा, इंद्र की पूजा, ये सारी चीजें आती है, यानी प्रकृति की पूजा वो करते थे हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है ना? प्रकृति की पूजा का मतलब होता है पहाड़, जल, पेड़। ये आज हम लोग भी, हिंदू जो धर्म के लोग हैं, वो आज भी प्रकृति की पूजा करते हैं। हम लोग प्रकृति की पूजा का बहुत महत्व रखते हैं। मातृ देवी की मूर्तियां किस सामग्री की बनी हुई होती हैं बताइए जल्दी से? मिट्टी की। याद रखना, मातृ देवी की मूर्तियां किससे बनी होती थी? मिट्टी की। मातृ देवी की मूर्ति की, मिट्टी की मूर्तियां उर्वरता और संतान प्राप्ति से जुड़ी मानी जाती थी। किससे मानी जाती थी? उर्वरता और संतान प्राप्ति। हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा होती थी? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल की होती थी। किसकी? पीपल की होती थी। यानी कि पीपल वृक्ष आज भी भारतीय संस्कृति में पवित्र माना जाता है। यह परंपरा हड़प्पा काल से चली आ रही है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन देशों तक था बताइए? अब हड़प्पा सभ्यता का जो विकास था वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक था। ये तीनों देश में था। ठीक है ना? हड़प्पा सभ्यता का विकास। इसका क्षेत्रफल मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। यह भारत की सबसे विस्तृत प्राचीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे बताइए जल्दी? तो सोने के भी पहनते थे, चांदी के भी पहनते थे, मिट्टी और पत्थर के भी पहनते थे, यानी सभी प्रकार के आभूषण वो पहनते थे। सोने के, चांदी के, मिट्टी, पत्थर और सभी प्रकार के। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि और व्यापार। युद्ध, युद्ध का तो नामो निशान वहां नहीं था। शिकार का भी कुछ नहीं सुनने में आता, दान का भी सुनने, यानी कृषि और व्यापार के ऊपर होता था। ठीक है ना? यानी कि कृषि से उत्पादन और व्यापार से समृद्धि आई। स्थानीय और विदेशी दोनों व्यापार होते थे।
हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो जलवायु परिवर्तन। क्या माना जाता है? जलवायु परिवर्तन। लोगों ने सोचा कम वर्षा होता होगा, नदी का मार्ग बदल गया, या इससे कृषि और जीवन दोनों प्रभावित हुए। 10 क्वेश्चन और है। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदिका का प्रमाण कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदिका का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है अग्नि वेदिका का प्रमाण। ये अग्नि वेदिका क्या है? यहाँ अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं, उसी को अग्नि वेदिका कहते हैं। यहाँ अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में, ठीक है ना। यहाँ वैदिक परंपरा से जुड़ाव का संकेत मिलता है कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता में शवों के साथ क्या रखा जाता था? बताइए। तो दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी लोग सबके कब्र में सबके साथ रख देते थे, ठीक है ना। यह परलोक में जीवन के विश्वास को दर्शाता है। लोग क्या क्या दैनिक उपयोग की वस्तुएं रख देते थे? तो बर्तन रख देते थे, ठीक है, और साथ में क्या रख देते थे? आभूषण रख देते थे, और औजार रखे जाते थे, औजार रखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? तो वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे अभी उर्दू लिखा जाता है इधर से इधर, उसी तरीके से याद रखना, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? बताइए। तो केंद्रीयकृत व्यवस्था थी। केंद्रीयकृत का मतलब है एक राजा है और सब लोगों का समान शासन करता है, सब लोग एक ही रूल फॉलो करते हैं, उसको केंद्रीयकृत व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता था? मैंने बताया था दुर्ग क्षेत्र कहलाता है, निचला भाग नहीं। दुर्ग क्षेत्र में कौन रहते थे? तो शासक रहते थे, उनके परिजन रहते थे, ठीक है ना। यह महत्वपूर्ण भवन और प्रशासनिक संरचनाएं थी। मुहरों पर सबसे अधिक किस जानवर के चित्र मिले हैं? रिपीट हो गया क्वेश्चन, बैल। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती, अभी मैंने बताया मोहनजोदड़ो में पंडित जी सूती के वस्त्र पहनते हैं, ऊनी रेशमी चमड़े नहीं। हड़प्पा सभ्यता में समुद्री व्यापार का प्रमाण कहाँ मिला है? बताइए जल्दी से। तो लोथल में ही समुद्र का किनारा था, वहां मिला है। यानी लोथल में गोदी डॉकयार्ड मिली है, याद रखना। क्या? लोथल में गोदी डॉकयार्ड, डॉकयार्ड का मतलब होता है यहाँ एक बंदरगाह मिला है, उसी को गोदी डॉकयार्ड कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में बच्चों के खिलौने किससे बने होते थे? बताइए जल्दी से, सीधी सी बात, मिट्टी से बने होते थे। यानी कि बच्चों को खिलौने में क्या क्या मिली है? बैलगाड़ी, क्या क्या मिली है? बैलगाड़ी। और क्या मिली है? गुड़िया, ये तो बहुत फेमस है भाई, गुड़िया तो सबको मिलता है, ठीक है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चियां होती हैं वो क्या कहते हैं, गुड़िया बहुत फेमस, यानी बिना गुड़िया के वो लोग नहीं खेलती है, ठीक है ना। हम लोग तो गुड़िया फुड़िया खुद से नहीं खेलते थे, कूद जाते थे छत पे से, ले हो गया खेल, और उसके बाद घर में आके कुटा जाते थे। हम लोग क्या है, स्कूल से आने के बाद सीधे चले जाते थे क्रिकेट खेलने, ठीक है। 8 7 8 में थे क्रिकेट खेलने, और धूप में, वही गर्मी हो चाहे जून हो जुलाई हो, और शाम में आता था मैं। शाम में आने के बाद देखता था, अरे बाप, घर के बाहर खड़े हैं हमारे, मैं नानी घर में रहता था, नाना जी खड़े हैं, तो डर के मारे घर नहीं जाता था कि पिटा जाऊंगा। तो फिर वो बहुत सुनाते थे, लेकिन आदत नहीं जाता था क्रिकेट का। मैं 2 या 3 घंटे पढ़ता था पर डे, और पूरा कंप्लीट करता था। एक मेरा भाई था, मतलब मेरा भाई, वो दिन भर पढ़ते था रहता था। तो नाना जी बोलते थे कि देख वो दिन भर पढ़ते रहता, तुम आके यहाँ खेलते रहता, ये रहता वो रहता। और बोर्ड के एग्जाम में उससे ज़्यादा मार्क्स मेरे आए थे, क्योंकि मैं इतना में ही कर लेता था, मुझे दिन भर ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, पढ़ो, 2 घंटा ही पढ़ो तुम लोग, लेकिन मन से पढ़ो। फोन को हटा दिया करो, जैसे अब वीडियो देख रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, अगर जो बुक से पढ़ रहे हो तो फोन को डिसेबल कर दो, नहीं तो नोटिफिकेशन आएगा, ये आएगा वो आएगा, तो ध्यान रहेगा, तो वो कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। और कंसंट्रेशन नहीं रहा था तो 10 घंटे भी पढ़ लो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसलिए 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत वे में पढ़ो। ईंटें, मनके और अस्थियां अध्याय का मुख्य विशेषता क्या है? बताइए, मुख्य विशेषता क्या है? हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करना है, जिसमें ईंटे के बारे में पढ़ते हैं, मनके के बारे में पढ़ते हैं, और अस्थियां के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं भी क्या थी, तो भाषा भाव चित्रात्मक थी, यानी कि चित्र से सब मिलते थे। समाज क्या था, मातृ सत्तात्मक थी, यानी अभी हम लोग पितृ सत्तात्मक है, यानी पापा के घर रहते हैं और उनका नाम को फॉलो करते हैं। पहले वैसा नहीं था, मातृ सत्तात्मक थी। और मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला था। मुहरों में सेल खड़ी का प्रयोग होता था। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, सोना चांदी तांबा टीन कांसा इत्यादि से परिचित थे। माप तौल का न्यूनतम 16 केजी का माप मिला है, मैंने बताया है। युद्ध और तलवार से लोग परिचित नहीं थे। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। मनोरंजन के लिए यहाँ पे चौपर खेला जाता था, चौपर और पासा खेला जाता था, और पासा खेला जाता था। इसका अगर जो बना बनाया नोट्स चाहिए, इसका बना बनाया नोट्स चाहिए, तो इसका हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है 9341536464 गुरुमेट का जो व्हाट्सएप चैनल है, उस पे हाय, अपना नाम, क्लास, ये मैसेज आप करो। आपको इसका एकदम बेस्ट नोट्स मैं पीडीएफ बना के फॉरवर्ड कर दूंगा, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो। एक चीज और जानिए, सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय देवता कौन थे, जल्दी से बताइए। प्रिय देवता शिव थे। प्रिय देवता क्या थे, शिव थे। वृक्ष कौन था, अभी मैंने पढ़ाया, सबसे प्रिय पीपल था, वृक्ष पीपल था। जानवर कौन था, प्रिय जान, तो सांड तथा वृषभ, यानी बसहा बैल। सांड या वृषभ, बसहा बैल। सबसे प्रिय पक्षी कौन था, तो बत्तख, सबसे प्रिय पक्षी बत्तख। और नदी, सबसे पवित्र नदी कौन मानते थे वो लोग, तो सिंधु मानते थे। ये लोग याद आप लोग रहिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे चैप्टर का मैं कवर कर दूंगा एमसीक्यू मेरे बच्चों। तो लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करना देखने के बाद, और लास्ट में कमेंट भी करना है आप लोगों को। क्या कमेंट करना है, तो मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आज ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, तो एक छोटा सा काम जरूर आप लोग कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही क्लास 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बोर्ड फोकस वीडियो रेगुलर आने वाले हैं। और हाँ मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं पूरे क्लास 12 का सिलेबस, ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट प्लस लॉन्ग आंसर, एग्जाम से पहले रिवीजन वीडियोस, तो कमेंट में जरूर लिखिए यस सर। क्या लिखिए, यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक है। आपका कमेंट देखकर मैं अगला वीडियो प्लान करता हूं। आपका सपोर्ट रहेगा तो ये चैनल भी ग्रो करेगा और आपकी तैयारी भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए गुरुमेट क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।